मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां फीमेल लीड की स्टोरी चल रही थी। मैंने एक गरीब स्कूल ब्यूटिशियन शन जिक्शा को ट्रेन करके उसे दुनिया का सबसे रिच इंसान बना दिया। जब मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया से फ्री हो सकता हूं तो खुशी में अपनी कंपनी के सारे शेयर्स उसी के नाम कर दिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो फिर कभी उस पॉवर्टी वाली लाइफ में वापस न जाए जहां खाना और रहना तक मुश्किल था। लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी उसने ही साफ मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि उसे सिर्फ मुझसे एक बच्चा चाहिए और फिर मेरे साथ एक सिंपल लाइफ जीनी है। मैंने ऊपर से स्माइल करते हुए हाँ कर दी। लेकिन उसी रात फेक डेथ करके मैं उस दुनिया से गायब हो गया और उसकी ज़िंदगी का कम उम्र में मर चुका वाइट मून बन गया। 6 साल बाद सिस्टम पैनिक होकर मेरे पास आया और बोला कि होस्ट टारगेट ने मुझे भेजा है ये पूछने के लिए कि आपकी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है, क्या आप उसे देखने जाओगे। मैं बाहर से काम रहा लेकिन अंदर से शॉक में था क्योंकि मैं तो सिर्फ 6 साल के लिए गया था और शन जिक्सी और के साथ बच्चा कर चुकी थी। सिस्टम तुरंत पैनिक होकर मुझे समझाने लगा कि जिस रात मैं गया था उसी रात शन जिक्शा पूरी तरह डार्क और इंसेन हो गई थी। दुनिया को स्टेबल रखने के लिए मजबूरी में उन्हें हम दोनों के डीएनए से एक बच्चा बनाना पड़ा। अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी है और उसने धमकी दी है कि अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो वो मेरी बेटी का ऑक्सीजन हटा देगी। ये सुनते ही मैं तुरंत उस दुनिया में वापस गया और सिस्टम ने मुझे सीधे हॉस्पिटल के रूम में भेज दिया जहां एक छोटी सी लड़की बेड पर बैठी थी। मुझे अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर बस हल्की सी सरप्राइज वाली वाइब आई। फिर उसने बड़े एटीट्यूड से पॉकेट में हाथ डालकर मुझे एक बैंक कार्ड दिया और बोली कि ये लो 1 करोड़ यहीं रुक जाओ और मेरे पापा बन जाओ। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शन जिक्शा जैसी थी। सिस्टम ने बताया कि ये बच्ची हमारे डीएनए से बनी है, इसका नाम नैयर है और ये 6 साल की है। मैं पूरी तरह शॉक में रह गया और उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो। नैयर मुझे सीधा स्टेयर करते हुए बोली कि आप मेरे पापा हो, मैंने आपको उस औरत के सिफ वाले एल्बम में देखा है। ये सुनकर मैं और ज़्यादा शॉक हो गया क्योंकि वो अपनी माँ को माँ तक नहीं बुला रही थी। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि शन जिक्सिया और इस बच्ची का रिलेशनशिप बहुत कोल्ड है। बच्ची 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में है लेकिन वो एक बार भी उसे देखने नहीं आई। ये सुनकर मेरे मन में भयंकर गुस्सा आ गया कि आखिर शन जिक्सिया इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। तभी नैयर ने मासूमियत से पूछा कि तो क्या आप मेरे पापा बनकर यही रहोगे। मैं एक पल के चुप हो गया क्योंकि मुझे शन जिक्सिया का डेंजरस नेचर बहुत अच्छी तरह पता था। एक बार जब मुझे किडनैप किया गया था और मैं सिर्फ 2.5 घंटे के लिए उससे दूर हुआ था तब उसने पूरी सिटी उलट दी थी और किडनैपर्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था। उसका प्यार उतना ही डार्क और डेंजरस था जितनी वो खुद थी। वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को रेडी थी और उसने सिस्टम को मजबूर कर दिया था कि वो उसे हमारा बचा दे। लेकिन अब मैं उसे पूरे 6 साल छोड़कर चला गया था। अगर मैं यहाँ रुकता तो मेरा सामना उससे ज़रूर होता और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पागल औरत अब मेरे साथ क्या कर सकती है। मेरी साइलेंस देखकर नैयर डर गई और बोली कि क्या आपको पैसे कम लग रहे हैं। अगर 1 करोड़ कम है तो 10 करोड़ दे दूंगी। मैं आपको लोन पेपर भी लिख कर दे दूंगी और जब बड़ी हो जाऊंगी तो सब वापस कर दूंगी। ये कहते हुए उसने तुरंत पेपर निकाला और उस पर कई जीरो लिख दिए। लेकिन तभी एक मेड अंदर आई। उसने पेपर छीनकर फाड़ दिया और गुस्से में बोली कि मैडम आप समझ क्यों नहीं रही। ये कोई रैंडम आदमी है जो प्लास्टिक सर्जरी करके आपके पापा बनकर आपको चीट करने आया है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे बाल पकड़ने लगी। लेकिन नैयर दर्द की परवाह किए बिना तुरंत बेड से उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई और पूरी सैवेज वाइब में चिल्लाकर बोली कि तुमने इन्हें छूने की हिम्मत कैसे की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने रियल पापा को नहीं पहचान सकती। मेड ने कहा कि लेकिन मैडम आपके पापा को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं, वो कैसे हो सकते हैं। नैयर गुस्से में चिल्लाई कि शट अप, मेरे पापा मरे नहीं है। उस औरत ने खुद कहा था कि मेरे पापा एक सिस्टम यूजर हैं और उन्हें मेरी जिंदगी का जल्दी मर जाने वाला व्हाइट मून बनना था, इसलिए उन्होंने फेक डेथ की थी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया क्योंकि शन जिक्शा को मेरे सिस्टम यूजर होने का सच पता था। मैं कभी उसे पूरी कहानी नहीं बताई थी, फिर भी उसे सब कैसे पता चला ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया। नैयर गुस्से में मेड को घूरते हुए मुझे प्रोटेक्ट करने लगी जैसे कोई छोटी वाइल्ड कैट अपने सबसे कीमती इंसान को बचा रही हो। मेड आखिरकार रूम से बाहर चली गई लेकिन जाते जाते उसने किसी को फोन कर दिया। नैयर ने चुपके से अपनी आंखों के आंसू पोंछे लेकिन उसकी लाल आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने धीरे से पूछा कि सर्जरी के स्टिचेस दर्द कर रहे हैं क्या। उसने पूरे एटीट्यूड से कहा कि सिर्फ अपेंडिक्स सर्जरी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया क्योंकि शन जिक्शा ने तो ऐसे बिहेव किया था जैसे बच्ची मरने वाली हो। सिस्टम ने धीरे से कहा कि शायद उसने आपको वापस बुलाने के लिए ही इतनी बड़ी धमकी दी थी। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखी मेडिसिन पर गई लेकिन जैसे ही मैं उसे लेने आगे बढ़ा नैयर ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि पापा मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी डरी हुई आंखें देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाया और कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा
और मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पहले मेडिसिन पी लो। नैयर तुरंत बोली कि मैं बहुत इजी चाइल्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चले मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा कि अगर तुम मेडिसिन पी लोगी तो मैं यहीं रुकूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी नाक पकड़कर पूरी कड़वी मेडिसिन एक ही बार में पी ली। फिर उसने मेरे कपड़े कसकर पकड़ लिया और बोली कि मैंने पी लिया, अब आप कहीं जाओगे। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि हाँ मैं यही हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और बोली कि प्रॉमिस करो। मैं हेल्पलेस होकर हंस पड़ा क्योंकि माँ और बेटी दोनों को मुझसे प्रॉमिस करवाने की गहरी आदत थी। मैं उसे थपथपाकर सुलाने लगा और थोड़ी देर बाद वो मुझे देखते देखते सो गई। मैं उसे देखकर इमोशनल हो गया। तभी अचानक सिस्टम ने पैनिक होकर अलार्म बजाया और बोला कि होस्ट टारगेट के साथ कुछ गलत हो गया है। अगले ही पल मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन खुल गई जिसमें हमारी पुरानी विला दिखाई दे रही थी। हॉल में हजारों वुडन डॉल्स रखी थीं और उन सभी का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। बीच में बैठी शनजिक्षा अपने हाथों से एक और डॉल कार्व कर रही थी। 6 साल बाद भी उसका चेहरा उतना ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ भारी खालीपन और मैडनेस बचा था। उसे देखकर मुझे पहली बार उससे मिलने वाला दिन याद आ गया। उस समय उसे उसके असली पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था। कड़ाके की ठंड में उसने सिर्फ एक पतली हाफ स्लीव पहनी हुई थी। उसका पूरा शरीर चोटों और ब्रूजेस से भरा था और वो बैरफुट समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे समुद्र से बाहर खींच लिया। वो लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया और ज़बरदस्ती अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। उसने सस्पिशियस नज़रों से मुझे घूरते हुए भारी आवाज़ में पूछा कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो मैंने कैजुअली जवाब दिया कि क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम आगे चलकर बहुत पावरफुल इंसान बनने वाली हो, एक ऐसी इंसान जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि कहानी में शनजिक्षा असली फाइनल विलन थी। बस उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय पार करना था और फिर वो फीमेल लीड से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती। शनजिक्षा किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया। फिर मैंने 3 साल तक उसे पूरी तरह ट्रेन किया और धीरे धीरे वो लोगों की नज़र में एक ऐसी रूथलेस वुमन बन गई जो पावर और मनी के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसी दौरान मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीकनेस भी बन गया। मैं अचानक रियलिटी में वापस आया तो देखा कि शनजिक्षा ने कार्विंग नाइफ उठाकर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी उंगली काट दी और अपने खून से वुडन डॉल के होठों पर आखिरी निशान बना दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि मेरा लिंग चैन सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन अफसोस आखिर में ये भी वो नहीं है। उसका ये कहना था कि मेरे पूरे शरीर में भयंकर सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया और अगले ही पल मेरी रूह तक कांप गई क्योंकि कमरे के हर कोने में रखी वुडन डॉल्स बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। हर डॉल इतनी रियल लग रही थी जैसे मैं खुद वहां खड़ा हूँ। साफ पता चल रहा था कि उन्हें बनाने वाला इंसान किस हद तक ऑब्सेस था। 6 साल बाद शनजिक्षा पहले से भी ज़्यादा इंसेन हो चुकी थी। तभी सिस्टम ने धीरे से कहा कि होस्ट आपके जाने के बाद टारगेट हर दिन खुद को इन डॉल्स के साथ कमरे में बंद रखती थी। वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाती थी, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, यहाँ तक कि खून की उल्टियाँ क्यों ना हो रही हो, फिर भी वो रात में वापस इसी रूम में लौट आती थी। ये सुनते ही मेरे दिल में भारी गिल्ट और दर्द और बढ़ गया। तभी विला के बाहर से नॉक करने की आवाज़ आई। बाहर से बटलर बोला कि मैडम वांग मेड आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज देने भेजा है। छोटी मैडम के पास फिर से एक ऐसा आदमी आया है जो बिल्कुल सर जैसा दिखता है और इस बार उसने छोटी मैडम को पूरी तरह बिलीव करवा दिया है, यहाँ तक कि वो उसे अपना पापा भी मानने लगी है। शायद सर्जरी के बाद छोटी मैडम सर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो आदमी उन्हें मैनिपुलेट करके अपने साथ ना ले जाए। मैडम, क्या आप एक बार हॉस्पिटल जाकर छोटी मैडम को देख लेंगी? लेकिन इस तरह अचानक डिस्टर्ब किए जाने पर शनजिक्षा का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने बिना किसी इमोशन के कोल्डली कहा कि उसे जिसे पापा बुलाना है बुलाने दो और अगर जाना है तो चली जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज मैं सिर्फ अपने लिंग चैन के साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर बटलर पूरी तरह हेल्पलेस फील करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। शनजिक्षा का नायर के लिए इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन माँ बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ है, आखिर माजरा क्या है। तभी बिना किसी वार्निंग के स्क्रीन पर अचानक फ्रेश ब्लड फैल गया। शनजिक्षा ने बिना एक पल सोचे अपनी कलाई ब्लेड से काट ली थी और एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने बहते हुए खून को उस वुडन डॉल पर गिराने लगी। ये इंसेन सीन देखकर मेरी आंखें शॉक से फटी की फटी रह गईं। मैं जोर से चिल्लाया कि ये पागल औरत क्या कर रही है, क्या इसे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है।
सिस्टम ने मुझे शांत करते हुए बताया कि एक डार्क रिचुअल है। कहा जाता है कि अगर शादी की एनिवर्सरी वाले दिन कोई अपना खून इस डॉल पर गिराए तो उसके लवर की सोल उस डॉल में वापस आ सकती है। शायद वो इसी इनसेन तरीके से तुम्हें वापस लाना चाहती है। तभी दीवार पर टंगी हमारी पुरानी फोटो अचानक गिरी और टेबल से टकराई, जिसे पास रखा मेडिकल बॉक्स उछलकर सीधा शेन जिक्शा के पैरों के पास जा गिरा। ये वही मेडिकल बॉक्स था जो मैंने बहुत पहले खास उसके लिए बनाया था। वो हमेशा खुद को हर्ट कर लेती थी, इसलिए मैं उसकी सारी मेडिसिन और बैंडेजेस संभाल कर उसी बॉक्स में रखता था। शन जिक्शा ने जैसे ही उस मेडिकल बॉक्स को देखा, वो एक पल के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गई। फिर उसकी पागलों जैसी आंखें उस डॉल पर आकर टिक गईं। वो धीमी और कांपती हुई आवाज में बोली, लिंग चेन, क्या सच में तुम वापस आ गए हो? लेकिन रूम में सन्नाटा छाया रहा, कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद ही बुरी तरह टूट कर हंस पड़ी और बोली कि मैं सच में पूरी तरह पागल हो चुकी हूँ। मुझे सच में लगा था कि तुम इस डॉल के जरिए वापस आ जाओगे। तभी सिस्टम ने अचानक खुश होते हुए कहा कि होस्ट, अच्छा हुआ इस रिचुअल का टाइम अब खत्म हो चुका है, वरना ये औरत आज सच में अपना सारा खून बहा देती। मैंने गहरी राहत की सांस ली जब शन जिक्शा ने आखिरकार वो ब्लेड दूर फेंक दिया। वो नीचे बैठी और उस मेडिकल बॉक्स से बैंडेज निकालकर अपनी कलाई बांधने लगी, लेकिन खून बहने की वजह से उसका पीला पड़ चुका चेहरा देखकर मेरे अंदर गिल्ट और दर्द दोनों तेजी से बढ़ने लगे। क्या मेरे जाने के बाद से वो हर साल खुद को इसी तरह हर्ट कर रही थी? सिस्टम ने धीरे से जवाब दिया कि वो पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन आज जितना डीप कट उसने लगाया है वैसा पहले कभी नहीं किया। शायद कुछ देर पहले वो सच में तुम्हारे लिए मरने को पूरी तरह रेडी हो गई थी। ये सुनकर मैं पूरी तरह साइलेंट हो गया और मेरे अंदर गिल्ट का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा। थोड़ी देर बाद स्क्रीन गायब हो गई और मेरी नज़र फिर हॉस्पिटल रूम में सो रही नायर पर पड़ी। वो बेड पर छोटी सी बॉडी सिकोड़ कर सो रही थी और पहली बार मुझे सच में महसूस हुआ कि ये मेरी और शन जिक्शा की बेटी है। उसका चेहरा भी काफ़ी हद तक मुझसे मिलता था। मैं उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। शाम होने लगी तभी नायर अचानक डरकर उठ बैठी। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और माथे पर पसीना था। मैंने उसके माथे का पसीना साफ करते हुए पूछा कि क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और वो कांपती आवाज़ में बोली कि पापा सच में आप ही हो ना? आप वापस आ गए और इस बार मुझे छोड़कर नहीं गए। मैंने अभी सपना देखा कि वो क्रेजी वुमन उन सभी लोगों को मार रही थी जो आपकी तरह दिखते हैं। नायर डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में भयानक गुस्सा भी था। उसने दांत भींच कर कहा कि वो औरत सिर्फ पागल नहीं है बल्कि पूरी तरह ब्लाइंड भी है। हो सकता है वो आपको पहचान ही ना पाए और बाकी लोगों की तरह आपको भी जान से मार दे। अपनी माँ के लिए उसके चेहरे पर इतनी नफरत देखकर मैं अंदर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि टेक्निकली उसे शन जिक्शा ने ही बड़ा किया था। फिर दोनों के बीच रिलेशनशिप इतना खराब कैसे हो गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नायर बेड से कूदकर नीचे उतर गई और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली कि पापा, मुझे पता है आप भी उसे हेट करते हो, तभी उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं पैसे भी कमा सकती हूँ और हाउस वर्क भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैग से कई बैंक कार्ड्स निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और बोली कि इनमें कुल मिलाकर 1 करोड़ है। अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में और भी कमाऊंगी और पूरी ज़िंदगी आपका ध्यान रखूंगी। उसके सीरियस फेस को देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने उससे पूछा कि नायर, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली कि ये सब मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगी, प्लीज़ अभी मेरे साथ चलो। उसकी आंखों में डर और रिक्वेस्ट दोनों थे और मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने आखिरकार हाँ कह दिया। ये सुनते ही नायर की आंखों में खुशी चमकी और वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। रास्ते में वो धीरे से बोली कि पापा डरिए मत, मैं आपको यहाँ से सेफली भगा दूंगी और पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरा चेहरा पूरी तरह बदल गया। शन जिक्शा सीधा मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि लिंग चेन, तुम इसके साथ भागना पसंद करोगे लेकिन मेरे लिए रुकना नहीं चाहोगे। क्या तुम सच में दूसरी बार भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो? 6 साल बाद वो पहले से काफ़ी पतली हो चुकी थी, लेकिन उसका ऑरा और मौजूदगी अब भी उतनी ही डेंजरस थी। उसकी नज़र एक पल के लिए नायर पर गई और फिर वापस मुझ पर टिक गई। उसने बहुत शांत आवाज़ में पूछा कि क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नायर उसके गेज से डरकर कांप गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली कि मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें पापा को हर्ट नहीं करने दूंगी। मैं गिल्ट में उसकी नज़रों से बचने लगा, क्योंकि सच कहूँ तो चाहे पहले हो या अब, शन जिक्शा ने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया था और हर बार उसे हर्ट करने वाला इंसान मैं ही था। तभी सिस्टम अचानक प्रकट हुआ और बोला कि होस्ट हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि अगर टारगेट इमोशनली स्टेबल हो गई तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। शायद बातचीत एक अच्छा मौका हो सकती है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और
आखिरकार शनजिक्षा की तरफ देखकर कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे। नयर ने तुरंत मेरे कपड़े पकड़ लिए और डरी हुई आवाज़ में बोली कि पापा मत जाइए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे समझाया कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब जाकर उसने धीरे से मेरा कपड़ा छोड़ा, लेकिन उसकी नज़र अभी भी मुझ पर ही टिकी थी। मैं उसे रीअश्योरिंग स्माइल देने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि शनजिक्षा अचानक बोली कि तुम्हें उस बच्ची की बहुत चिंता है ना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो छोटी बनाना मेरी मजबूरी थी, जिसे मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग बोलोगे भाई आप तो बस एक्सक्यूज़ दे रहे हो। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।